कौन सी 3 चीजें कलेक्ट करना चाहता है ऑथर? Three passions. He wants to collect 3 things. It means these are 3 passions of him. What are these 3 passions of him? First, longing for love. First here, the longing for love, and the search for knowledge, and unbearable pity. These 3 things the author wants to collect. Okay, so in second stanza, I have sought love first because it brings ecstasy. Ecstasy is so great that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of this joy. First of all, the author is saying about he sought love. सबसे पहले उसने क्या sought किया? Love. First, because it brings ecstasy. यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये जो है हमारे अंदर एक्साइटमेंट लाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, सो ग्रेट, और ये बहुत ही महान भी होता है. क्या? लव. Love is so great, okay, that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of this joy. यानी I would often have sacrificed all the rest of life. यानी मैं पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर सकता हूँ, पूरे जीवन को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, बलिदान कर सकता हूँ. किसके लिए? A few hours of this joy. यानी कुछ आवर्स के जॉय के लिए, लव के लिए मैं अपने पूरे जीवन को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ. आई हैव सॉट इट नेक्स्ट बिकॉज इट रिलीव्स loneliness, that terrible loneliness in which one's shivering consciousness so next वो क्या कहता है इसके लिए कि मैंने अगर लव की तलाश की और कुछ घंटों के प्रेम के लिए मैंने अपने पूरे जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया. आई हैव सॉट इट नेक्स्ट बिकॉज इट रिलीव्स लॉनलीनेस. यानी मैंने इसको क्यों सॉर्ट किया? क्योंकि ये रिलीव्स क्या करता है, हमें रिलीव्स करता है लॉनलीनेस, यानी अकेलापन प्रोवाइड करता है. दैट टेरेबल लॉनलीनेस in which one shivering consciousness, यानी ऐसा अकेलापन जो कि भयानक होता है, टेरेबल होता है, ऐसा अकेलापन in which one shivering consciousness, यानी जिसमें उस लव के अंदर, उस लॉनलीनेस के अंदर शिवरिंग कॉन्शियसनेस जो कि हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है, ओके, शिवरिंग कपा देता है, लुक्स ओवर द रिम ऑफ द वर्ल्ड इनटू कोल्ड अनफैथमेबल लाइफलेस अवाइस. और फिर वो कहता है लुक्स ओवर द रिम ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड की रिम को देखो. रिम क्या होता है? जैसे रिम का मीनिंग आपने देखा होगा, जो पेपर का समूह आता है, गट्ठा पेपर का पूरा, उसको भी रिम बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी बोल रहा है ऑथर, क्या बोल रहा है? ओवर द रिम ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार के सभी पेजों पर, सभी पन्नों पर, इनटू द कोल्ड अनफैथमेबल लाइफलेस आवर्स, यानी क्या है? बहुत ठंडा, कोल्ड. ओके, बहुत ठंडा का मतलब, यहाँ पर कोल्ड का मतलब ये है कि जो फीलिंग्स हैं वो लोगों की कोल्ड है इसके प्रति. अनफैथमेबल लाइफलेस, यानी इसकी गहराई को मापना भी बहुत कठिन है
I have sought it finally, because in the union of love I have seen in a mystic miniature the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined. This is what I sought, and thought it might seem too good for human life. This is what at least I have found. अब यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है? We will see. I have sought it finally. Finally मैंने इसको सॉर्ट किया. ठीक है? अब कैसे उसने उसको सॉर्ट किया? Because in the union of love. कि जब मैंने लव की यूनिटी देखी, यूनियन देखा, I have seen a mystic miniature. मैंने उसके अंदर मिस्टिक, रहस्यात्मक कई पॉइंट्स देखे. मिनिएचर है ना, छोटे छोटे. ओके. द प्रीफिगरिंग विजन ऑफ द हेवन, और जो पहले से ही हमारे प्रीफिगरिंग का मतलब होता है कि हम अपने दृष्टि से अपने मतलब किसी चीज के बारे में सोच ले, प्रीफिगर बना ले, अपनी मानसिकता को वैसा बना ले कि वह व्यक्ति ऐसा होगा, ये या फिर ये चीज ऐसी होगी. ये प्रीफिगरिंग कहलाती है कि हमारे दिमाग में पहले से ही किसी का विजन बना लिया जाए, तो हमारी अंतरात्मा उसके विजन बना लेती है. जैसे कि भगवान को किसी ने एग्जैक्टली देखा नहीं है, लेकिन उनकी विजन बना ली है हम लोगों ने. जैसे लॉर्ड कृष्णा है तो उनकी मूर्ति हमने बना ली है अपने दिल और दिमाग में, और दैट्स वाई हम उनके बिल्कुल विजन के अंदर हमें उनको प्रीफिगरिंग हो गए हैं. वो उनका पहले से ही बना हुआ फिगर हमें हमारे विजन के अंदर, हमारी दृष्टि के अंदर दिखाई देता है. ओके. तो वही बोला जा रहा है प्रीफिगरिंग विजन ऑफ द हेवन, यानी कि स्वर्ग का पहले से ही एक फिगर बना लिया गया है अपने दिमाग में. हम स्वर्ग और नरक हमने किसी ने नहीं देखा, बट हम लोग क्या करते हैं, हेवन और हेल के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है हमारे सामने, तो दैट्स वाई हम एक हमारी मेंटलिटी वैसी हो जाती है. ओके. और हम जैसे कि ईडन गार्डन है, उसका डिस्क्रिप्शन किया है जॉन मिल्टन ने. तो जॉन मिल्टन ने जब ईडन गार्डन का डिस्क्रिप्शन किया है, तो उसमें बताया है कि गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें सरपेंट के फ्रूट्स भी थे, तो एडम और ईव वहां पर रहते थे. दैट्स वाई ये सारी चीजें हमारे दिल और दिमाग में बस जाती हैं. ओके. और हम उनका विजन ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हैं अपने व्यूज से, अपने दृष्टिकोण से हम उसका अपने दिमाग के अंदर चित्रण कर लेते हैं और डिपिक्शन कर लेते हैं, और वो डिपिक्शन हमें ऑटोमेटिकली दिखाई देने लग जाता है. सो दैट इज वाई वो कह रहा है प्रीफिगरिंग विजन. ऐसा ही विजन जो है वो प्रीफिगरिंग विजन कहलाता है ऑफ द हेवन दैट सेंट्स एंड पोएट्स हैव इमेजिन. ठीक है. और ये किसके बारे में कौन इमेजिन करता है? सेंट्स, संत और पोएट्स. ठीक है. क्या मालूम कि डेथ के बाद कौन सा हेल और कौन सा हेवन, बट दीज आर ऑल इमेजिनेटिव थिंग्स ऑफ द पोएट एंड सेंट्स. और पोएट्स और सेंट्स की ये इमेजिनेटिव मतलब पार्ट है उनके जीवन का, इमोशनल पार्ट है, और जिस पर हम भी बिलीव करते हैं. तो देखिए आगे क्या कहता है. दिस इज वॉट आई सॉट एंड दो इट माइट सीम टू गुड फॉर ह्यूमन लाइफ, दिस इज वॉट एट लीस्ट आई हैव फाउंड. अब वो क्या कह रहा है कि मैंने इस लव को चूज किया. ठीक है. अब लव को चूज करने के बाद वो फिर से ये बात कहता है कि ये इसकी प्रीफिगरिंग होती है. अगर हमने प्रेम, बोलते हैं कि अगर हमने प्रेम से हम सब रहे तो हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसा कहा जाता है. तो इसकी जो हम क्या करते, साइंस और पोएट्स भी यही कहते हैं. तो हमने क्या किया, अपने विजन के अंदर, अपनी दृष्टिकोण के अंदर हमने इन्हीं चीजों को बसा लिया. एंड दिस इज व्हाट आई सॉट एंड दो इट माइट सीम टू गुड फॉर ह्यूमन लाइफ. और ये वही चीज है जिसको हमने सर्च किया, जिसको हमने खोजा. एंड दो इट माइट सीम टू गुड, हालांकि ये बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था किसके लिए? फॉर ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ. दिस इज व्हाट एट लीस्ट आई हैव फाउंड. और ये वही है जिसको हमने पाया. एट लीस्ट फाउंड इट मींस जिसको हमने प्राप्त किया. क्लियर टू यू?
Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब ये प्रेम के बारे में बताता, उसके बाद आगे देखें, विद इक्वल पैशन आई हैव सॉट नॉलेज, और उसके साथ साथ हमने नॉलेज को भी शॉर्ट किया। ओके, सेकंड थिंग, यानी पहले नंबर पर होता है प्रेम और सेकंड नंबर पर होता है नॉलेज, ज्ञान। देखिए ज्ञान जो है, अगर प्रेम है तो ज्ञान भी होगा, समर्पण होगा, और समर्पण होगा तो ज्ञान भी होगा। ठीक है, अगर हम किसी को अपने घर में किसी से या किसी भी पर्टिकुलर बंदे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हमें उसको कैसे सरवाइव करवाना है, उसके लिए हमें ज्ञान भी, अपने ज्ञानार्जन भी करना होता है, और ऑटोमेटिकली हमें नॉलेज की जरूरत होती है। तो सेकंड थिंग क्या है, नॉलेज विद इक्वल पैशन, और ऑथर के पास भी पैशन था, किसका, नॉलेज का। सेकंड पॉइंट जो है वो नॉलेज है। आई हैव विज्ड टू अंडरस्टैंड द हार्ट्स ऑफ मैन। मैं क्या चाहता था, विज्ड टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना चाहता था, द हार्ट्स ऑफ मैन, लोगों के दिलों को। ओके, आई हैव विज्ड टू नो व्हाई द स्टार शाइन, और मैं ये जानना भी चाहता था कि ये तारे आकाश में क्यों चमकते हैं। ओके, दोनों चीजें हैं कि हम पहले कभी उन तारों के बारे में ये भी सोचते हैं कि वो पहले समय में भी हम लोग सोचा करते थे कि जो तारे हैं वो आकाश में चमक रहे हैं, और कई बार ये माना जाता था कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं या कई लोग हमको बोल दिया करते थे कि वो स्टार्स जो है वो स्काई में चमक रहे हैं, घर के बड़े जो है वो एक्सपायर कर गए, वो तारे बन गए। ओके, ये हमारे दिमागों में रहता था। लेकिन अब सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग है कि रियलिटी, नॉलेज उनके बारे में कि ये तारे अगर चमक रहे हैं, स्टार्स हैं, तो क्या है ये। ओके, तो अब ये भी बता दिया क्या था। उसके बाद नॉलेज में भी अगर देखो तो ये क्या है, गैसेस है, और वो शाइन करती हैं। तो अब यही बात कि नॉलेज भी हमें जरूरी है उन चीजों के बारे में। आई विज्ड टू अंडरस्टैंड द हार्ट्स ऑफ द मैन, ऑफ मैन, लोगों के दिलों को। आई हैव अंडरस्टैंड, मैं समझना चाहता था, एंड आई हैव विज्ड टू नो बाय द स्टार साइंस, और मैं ये भी जानना चाहता था कि सितारे क्यों चमकते हैं। एंड आई हैव ट्राइड टू अप्रहेंड द पाइथागोरस पावर। देखिए पाइथागोरस मैथमेटिक्स में होता है, तो सीरीज ऑफ नंबर्स, यानी जो नंबर्स का कैलकुलेशन वगैरह जिस उसके अंदर होता है, तो इसकी भी पावर भी मैं लेना चाहता था। एंड आई हैव ट्राइड टू अप्रहेंड द पाइथागोरस पावर, और मैं अप्रहेंड करना चाहता था, नॉलेज कलेक्ट करना चाहता था पाइथागोरस पावर की भी, बाय विच नंबर होल्ड्स, क्या किया जाता है उसे, नंबर्स को होल्ड किया जाता है। स्वे ओवर फ्लक्स, स्वे ओवर फ्लक्स मतलब ओवर द फ्लक्स, फ्लक्स मतलब लहराना या ऊपर की तरफ जाना। तो किस तरीके से नंबर स्वे करते हैं और वो आगे तक जाते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर बताई जाती है, पाइथागोरस पाइथागोरस पावर के अंदर। तो दैट्स व्हाई ऑथर क्या कह रहा है कि वो केवल सीमित नहीं रह जाना चाहता, उसे नॉलेज चाहिए। तो दैट्स व्हाई किसकी नॉलेज, मैथमेटिक्स की नॉलेज, साइंस की नॉलेज, यहाँ पर साइंस, ओके, और यहाँ पर क्या है, मैथमेटिक्स, यानी सभी सब्जेक्ट्स की वो नॉलेज भी चाहता है। ओके, आगे, a little of this but not much I have achieved। अब वो कहता है, देखिए क्या, वो नॉलेज तो थी उसके पास, बट इज सेइंग हियर, वो क्या कहना चाह रहा है कि a little of this, थोड़ा बहुत मैंने कलेक्ट किया, चाहे कितना आता हो, कभी कोई नहीं कहेगा कि मुझे बहुत आता है। तो दैट इज व्हाई द ऑथर इज सेइंग a little of this, इन सब का थोड़ा, बट नॉट मच, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर बहुत ज्यादा कलेक्ट करता तो कहाँ होता, वो मैथमेटिशियन बन जाता, लेकिन उसने थोड़ा बहुत सारी चीजों को कलेक्ट किया। आई हैव अचीव्ड, मैंने प्राप्त किया। लव एंड नॉलेज, प्रेम और ज्ञान, सो फार एज दे वर पॉसिबल,
जितना भी पॉसिबल थे, led upwards toward the heavens, led upwards toward the heaven, ये हमें दोनों चीजें किधर ले जाती हैं? हेवंस की तरफ। देखिए हेवन कुछ नहीं होता, हेवन हमारे विचारों में होता है और हमारी लाइफ में हम जो अच्छी चीजें करते हैं, हमारे सत्कर्म होते हैं, वही एक हेवन है। अगर आप अच्छी तरह से रह रहे हो, आपके घर में सुख शांति है, तो वही हेवन है। और अगर आपके घर में कलह है, आप चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर नॉलेज नहीं है कि चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, तो वही हेल है। और कोई डेफिनेशन नहीं है हेवन और हेल की। हेवन का मतलब स्वर्ग, तो स्वर्ग वही है घर के अंदर, वही उस वर्क प्लेस पर या कहीं भी स्वर्ग है। अगर आप बहुत शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे तरह से हर चीज को मैनेज करके चलते हो, तो वो स्वर्ग कहलाता है। और अगर बहुत ज्यादा आपकी पीसफुल नहीं है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो वो हेल है। ओके, हेवन और हेल इसी वर्ल्ड में है। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास लव और नॉलेज दोनों चीजें हैं, तो आपके लिए क्या है, आप हेवन की तरफ जा सकते हो, यानी आपके लिए स्वर्ग हर जगह तैयार है। बट ऑलवेज पिटी ब्रॉट मी बैक टू द अर्थ। लेकिन अब ये चीजें जब हमें हेवन की तरफ ले जाती हैं, कैसे? क्योंकि हम लोगों से कट ऑफ होने लग जाते हैं। हम अगर प्रेम और ज्ञान को इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम बहुत ज्यादा लोगों में मिक्सअप नहीं हो पाते। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो ज्यादा लर्नेड होते हैं, दे नेवर वांट टू बी मिक्सअप विद अदर्स, है ना? क्योंकि वो अपने ही हाल में रहते हैं और अपने ही चीजों को, अपने अकॉर्डिंग ही एनवायरनमेंट को डील करते हैं, क्योंकि वो दूसरी चीजों को अपने अंदर समाहित करने में बहुत ही डिफिकल्टी महसूस करते हैं। अच्छा, लेकिन उनमें प्रेम होता है, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट निग्लेक्ट टू अदर्स। ओके, वो दूसरों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब थर्ड पॉइंट क्या है? यही अच्छाई उन्हें किस तरफ ले आती है? पिटी की तरफ। थर्ड पॉइंट है आपका पिटी, दया। ब्रॉट मी टू बैक टू अर्थ, ये वापस मुझे अर्थ पर ले आती है। ओके, इकोज ऑफ क्राइज ऑफ पैन, यानी दर्द, लोगों का दर्द। रेवरेट इन माय, रेवरेट मतलब वापस से हमारे अंदर आ जाता है। इसके लिए ह्यूमन बींग्स के लिए मेरे दिल में दया आ जाती है। चिल्ड्रन इन फैमाइन, भूखमरी है, सूखा पड़ रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। विक्टिम्स टॉर्चर्ड बाय ऑपरेशंस, यानी जो ऑपरेशंस मतलब जो लोग दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वो लोग ऑपरेशंस कहलाते हैं। और ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं पुअर पीपल, बेचारे कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत सीधे सच्चे होते हैं, वो ऐसे ऑपरेशंस का शिकार हो जाते हैं, वो उनको टॉर्चर करते हैं, तो उन पर भी ऑथर को दया आ जाती है। तो और चिल्ड्रन जो भुखमरी का शिकार होते हैं उनके लिए, और ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरों के टॉर्चर का शिकार होते हैं उनके लिए भी, हेल्पलेस ओल्ड पीपल, और उन बुजुर्गों के लिए जो कि हेल्पलेस होते हैं, अ हेटेड बर्डन टू देयर सन्स। और ऑथर कह रहा है कि वो क्या हो जाते हैं, बर्डन हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसा होता है क्योंकि जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको मतलब उनके बच्चे जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं। जिन बच्चों की उन्होंने बहुत ज्यादा केयर की, उनको बड़ा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, और वो ही बच्चे क्या करने लगते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार, बैड बिहेवियर करने लग जाते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं। तो इस तरीके के बच्चों के लिए भी वो ओल्ड पीपल जो है वो बर्डन हो जाते हैं। एंड द होल वर्ल्ड ऑफ लोनलीनेस, पॉवर्टी एंड पेन मेक अ मॉकरी ऑफ व्हाट ह्यूमन लाइफ शुड बी। एंड द होल वर्ल्ड ऑफ लोनलीनेस, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में ऐसे व्यक्ति अकेले हो जाते हैं, उनका कोई कुछ करने वाला नहीं होता। पॉवर्टी, गरीबी, एंड पेन मेक अ मॉकरी,
और दर्द। ये एक तरह से मजाक उड़ाते हैं ऑफ व्हाट ह्यूमन लाइफ शुड बी। क्या ऐसा जीवन होना चाहिए? आप स्वर्ग की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट हेवन, एंड द पीपल आर लिविंग इन अ हेलिश लाइफ, एंड दिस टाइप ऑफ लाइफ इज अ वेरी डिस्गस्टिंग लाइफ फॉर देम। ओके, उन लोगों के लिए बहुत ही बुरा जीवन होता है, और दिस इज जस्ट लाइक मॉकरी। the author wants to do comment on the society पर कमेंट करना चाहता है ऑथर यहाँ पर, एंड उनके ऊपर कमेंट्स करके ये कहना चाहता है कि ये सारी कंडीशंस हैं। ओके, आई लॉन्ग टू एलिवेट द evil but I cannot, and I too suffer. I long to elevate the evil, यानी कि मैं बुराइयों से बहुत समय से दूर रहना चाहता हूँ। दूर मतलब इन बुराइयों से, इस तरीके की दुखों से मैं दूर होना चाहता था, बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं नहीं हो सका, एंड आई टू सफर, और मैं भी उन्हीं में इन्वॉल्व हूँ, मैं भी कष्ट झेल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ वी आर ह्यूमन बींग्स। और जब हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें प्रेम तो है, नॉलेज तो है, लेकिन उसके अलावा दया भी है, पिटी भी है, और जब ये पिटी आ जाती है तो हम वी ट्राई टू डू समथिंग फॉर अदर्स, और whenever we against to others, then the critical situation we faced everywhere। होता क्या है, जब whenever we want to help the poor और poor people, जब हम गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, the some of the people try to against of it, कुछ लोग उसके against में हो जाते हैं, तो that is why क्या होता है, हम लोग इस तरह का कुछ भी, हम लोग भी सफर करते हैं। इट मीन्स जो हेल्प करने वाला होता है उसको भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। दिस हैज बीन माई लाइफ, ये मेरा जीवन है। आई हैव फाउंड इट वर्थ लिविंग, मैंने इसे जीने योग्य पाया, एंड would gladly live it again if the chance were offered to me। कहता है इस जीवन में तो मैं जीऊंगा, लेकिन अगर मुझे, वो पोएट कह रहा है, एंड वुड ग्लेडली लिव इट, मैं इसको अच्छी तरह जीऊंगा, अगेन इफ द चांस वर ऑफर्ड टू मी, अगर दोबारा मुझे मौका दिया जाए। ओके, ऑथर ये कहने लगा है, कह रहा है कि आई हैव फाउंड इट वर्थ लिविंग, मैंने अपने जीवन को पाया कैसा, जीने लायक, बिकॉज ऑफ इफ वी हैव नॉलेज, if we have love, and if we have pity, and the three foremost qualities, and if we are capable to do something for others, then we can live a life worth living, and we can take enjoyment of pity also। Okay, so that is very necessary, जो कि बहुत जरूरी है, और we take enjoyment of it, और हम इसका enjoyment लेते हैं। उसके अलावा ये भी, अगर हम लाइफ में दोबारा हमें वही जीवन मिलता है तो वी आर रेडी फॉर इट, हम हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, टुमारो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। ओके।